हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूज़न। तो आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को, और इस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हमने लिया है ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमें क्लासीफाई करना है कैंसर सेल को कि वो मैलिग्नेंट है या फिर बेनाइन का कैंसर सेल है, और हमारे पास जो टोटल फीचर्स होंगे वो होंगे 30 फीचर्स, और हमें अपना कैंसर टाइप बताना होगा कि वो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मैलिग्नेंट क्या होता है और बेनाइन क्या होता है। तो ये जो बेनाइन है ये बहुत ज़्यादा कैंसरस नहीं होता। ये दूसरी बॉडी के पार्ट में, जैसे अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में ये कैंसर हो गया तो ये जल्दी और स्प्रेड नहीं होता, और अगर इसे डॉक्टर एक बार रिमूव कर दे तो ये ईजिली वापस नहीं आता। लेकिन मैलिग्नेंट के केस में क्या है, बिल्कुल उल्टा है, ये कैंसरस है, और अगर डॉक्टर रिमूव कर दे तो ये वापस भी आ जाता है और ये बहुत जल्दी फैलता है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमारे पास एक डेटा सेट होगा और वहाँ पे हमें क्लासिफाई करना होगा अपने डेटा के बेसिस पे कि वो बेनाइन कैंसर है या फिर मैलिग्नेंट कैंसर टाइप है। तो हम उसके लिए सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडाज हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए, नमपाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और सीबोन और मैटप्लॉटलिब हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो इसको हम रन कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं अपने इस डेटा सेट को जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है इस sklearn के अंदर। तो हम इसको करते हैं रन, और हमने ये एक वेरिएबल बना लिया है कैंसर डेटा सेट के नाम से। तो हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि ये इसका क्या टाइप है। तो ये आ रहा है utils.bunch। ये बेसिकली एक कंटेनर है sklearn के अंदर जिसके अंदर ये हमारा डेटा सेट स्टोर है। उसके बाद हम इस डेटा को चेक करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं फीचर्स की उसको हम चेक करते हैं, और ये वैल्यूज़ बहुत अजीब सी आ रही हैं जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। 1.03 E+01 समथिंग कुछ। तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका टाइप चेक करते हैं कि ये क्या टाइप है इसका। तो ये हमारा एरे है, यानी कि जो भी हमने एरे के अंदर पढ़ा है, यानी जो भी हमने नंपाई ट्यूटोरियल में पढ़ा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी जो भी ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं नंपाई में, वो सारे के सारे ऑपरेशन हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन, जो भी हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस डेटा के अंदर, यानी ये जो हमारा डेटा सेट था जो कि हमने अभी अभी इंपोर्ट किया है sklearn से, इसके अंदर की हम कीज देखते हैं। जैसे हम डिक्शनरीज में हमने पढ़ा होगा कीज और वैल्यूज को, तो हम इसके अंदर की कीज देखते हैं। तो हमारी कीज हैं डेटा है, टारगेट है, फ्रेम है, टारगेट नेम्स हैं, और डिस्क्रिप्शन है, और फीचर नेम्स हैं। फीचर नेम्स बेसिकली कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर 30 फीचर्स हैं, तो उसके कौन कौन से नेम्स हैं वो सब हमें इस फीचर नेम्स में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस टारगेट को रन करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ होगी 101010, ये सारी हमारी वैल्यूज़ होंगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक है हमारा मैलिग्नेंट और एक है हमारा बेनाइन ट्यूमर। तो इसको हम करते हैं रन। तो एक है हमारा मैलिग्नेंट, एक है बेनाइन, तो ये हमें मिल रहा है एक मैलिग्नेंट एक बेनाइन। और उसके बाद हम करते हैं डिस्क्रिप्शन को प्रिंट। इसके अंदर हमें अपने डेटा सेट की पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये क्या डेटा सेट है। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 569 रोज हैं, और 30 न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये सारे फीचर्स हैं और उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें दे रखी है, और हमें ये क्लास बता रखा है कि एक मैलिग्नेंट है एक बेनाइन है। और चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या फीचर्स हमें गिवन है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, यानी कि जो हमारे पास 212 है वो मैलिग्नेंट है, और जो हमारा बेनाइन है वो हमारा है 357। यानी कि जो हमारे मैलिग्नेंट के पेशेंट हैं वो हैं कम, और जो बेनाइन के पेशेंट हैं वो हैं ज़्यादा। तो ये लिंक भी है, इस पे भी हम जाके इस डेटा सेट के बारे में रीड कर सकते हैं, और ये इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, अपने फीचर नेम्स देख लेते हैं जो कि है मैलिग्नेंट, मीन रेडियस। मैलिग्नेंट हमारे टारगेट है, यहाँ पे हमारे फीचर नेम्स है मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, ये जो भी हमारे फीचर्स हैं 30 फीचर्स हैं ये टोटल। इसके बाद हम, ये है हमारी फाइल की लोकेशन, यानी ये जो भी फाइल है ये कहाँ पे, तो ये स्टोर हुई है मेरे कंप्यूटर के, मेरे मशीन के इस लोकेशन में। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा फ्रेम को करते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, np.c यूज़ किया है। ये मैंने np.c इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो डेटा वैल्यूज़ हैं
और ये जो टारगेट की वैल्यूज हैं इनको मैं कनकैट करना चाहता हूं कॉलम वाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे np.c_ यूज किया है। और उसके बाद इस डेटा को जो मुझे लेबल करना है वो इस फीचर नेम्स को लेबल करना है, तो यहाँ पे मैंने ये फीचर नेम्स लिखा है कॉलम में और कॉमा डाल के टारगेट लिखा है, बिकॉज ये टारगेट मुझे देना है अपने टारगेट की। ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यूज हैं इनको मुझे लेबल करना है ये टारगेट नेम, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है टारगेट। तो इसको करते हैं रन, ये हो गया है रन। उसके बाद हम अब देखते हैं अपने डेटा सेट को कि जो हमारा डेटा सेट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल रही हैं, मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पैरामीटर, मीन एरिया, ये सारी की सारी हमें मिल रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा हमारा टारगेट, यानी 01, 01 ये सब हमें मिल रहा है। एक हम डिस्क्राइब देख लेते हैं अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब करके, तो ये है काउंट, ये है मीन वैल्यू, मीन रेडियस की स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यूज हैं, सेकंड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल है और मैक्सिमम वैल्यू है। इससे हमें एक छोटी सी इंसाइट मिल जाती है अपने डेटा की। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें कोई एवरेज वैल्यू पता चलती है तो हमें ये पता चल जाता है कि ठीक है ये जो ये फीचर है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो जो उसकी वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं वो विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, विद इन सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमें इसकी नॉलेज हो जाती है। तो हमें एक छोटी सी इंसाइट मिल जाती है ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इससे। उसके बाद हम चलते हैं फीचर इंजीनियरिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मिसिंग वैल्यूज को कि हमारे डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज है या नहीं है। तो इसके अंदर एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ये सारा का सारा 0 आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन अपने डेटा का। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि जो ये हमारा फीचर्स हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, इन फीचर्स को और डॉट हिस्ट यूज़ किया है ताकि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकें। एक्स लेवल में भी फीचर दे दिया, वाई लेवल में दे दिया हमने उसका काउंट, और टाइटल भी हमने फीचर दे दिया। अब इसको करते हैं रन। तो ये हमारे सारे फीचर्स का हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है। ये पॉपअप है, इसको करते हैं बंद। तो ये जो मैक्सिमम डेटा है ये हमारा स्क्यूड है, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए हम इसको करेंगे, यहाँ पे हम लॉगरिदमिक ऑपरेशन करेंगे। तो लॉगरिदमिक ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वजह से जो भी हमारा स्क्यूड डेटा होता है, अगर हम उसे लॉगरिदमिक ऑपरेशन में उसको यूज करें, यानी उसके ऊपर लॉग अप्लाई करें, तो वो क्या होगा, वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं टारगेट को। तो ये हमारा टारगेट, ये टोटल वैल्यूज हैं और ये हैं 0, 0, 1, 1, ये हमारी वैल्यूज हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने टारगेट में कि बेसिकली हमारा कितने नंबर ऑफ वंस एंड कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो हमारे नंबर ऑफ वंस हैं 357, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में देखा था, ये है बेनाइन, और मलिग्नेंट के पेशेंट है 212, और जो कि है ये मलिग्नेंट, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मलिग्नेंट को। तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट है नहीं, लेकिन ये लीड कर रहा है इम्बैलेंस डेटा को। तो हम चलते हैं, अभी ये हमारे पास 212। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इसको थोड़ा सा काउंट की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं। तो ये है हमारा 212 और ये है हमारा 357, 1 यानी कि बेनाइन और ये है मैलिग्नेंट। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने के लिए। तो इसको करते हैं रन। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम बॉक्स प्लॉट यूज कर रहे हैं आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको करते हैं रन। तो ये हमारे सारे आउटलायर्स हमें दिख रहे हैं, ये हमारे आउटलायर्स हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, ये सारे के सारे आउटलायर्स हैं। तो इसको हम रिमूव करेंगे और ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो सके। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने इस कोरिलेशन को प्रिंट कराते हैं। क्यों ये कोरिलेशन को हम प्रिंट करा रहे हैं, फीचर सिलेक्शन के लिए कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जितने भी हमारे 30 फीचर्स हैं ये टारगेट वेरिएबल के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं और आपस में भी ये कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं हीट मैप। तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे 30 फीचर्स हैं और ये बहुत ज्यादा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ये रन हो चुका है
और इसके बाद हम करते हैं अपने डेटा को विजुअलाइज, और यहाँ पे हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस मतलब कि हम 30 फीचर्स के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं अपने टारगेट को। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब होता है कि हम एक फीचर के बेसिस पे अपने टारगेट को एनालाइज कर रहे हैं। बाईवेरिएट मतलब हम 2 फीचर्स के बेसिस पे अपने इस टारगेट को एनालाइज कर रहे हैं। और मल्टीवेरिएट का मतलब होता है कि हम 2 से ज्यादा फीचर्स के बेसिस में अपने टारगेट को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं, और जिसके लिए हम यूज करते हैं पेयर प्लॉट। तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा रन हो चुका है। तो इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है, तो हम इसे देख के ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे 2 फीचर्स हैं, कौन कौन से, 2 नहीं, ये जो हमारे 2 टारगेट हैं कौन कौन से, एक है बेनाइन और एक है मैलिग्नेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है यहाँ पे, यानी ये लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एक लाइन खींच के इसे सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 फीचर्स को ले रहे हैं इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए। क्यों अच्छे से विजुअलाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा छोटा शो हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और कम फीचर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ये देखते हैं कि ये और ये जो डेटा, ये दोनों हमारे ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये जो हमारा डेटा ओवरलैपिंग का, ये जो ओवरलैप हो रहा है डेटा, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम जस्ट यहाँ पे एक सिंगल एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को सेपरेट नहीं कर सकते अपने डेटा को। हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली ये करना होगा कि हमें कोई ऐसी एल्गोरिदम को चूज करना होगा जिसके अंदर हम कोई अलग सी टेक्निक यूज करें। यानी उसमें ऐसी कोई टेक्निक ना हो कि हम बस एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये डेटा सेपरेट हो गया। क्यों? वहां पे हमारी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक एसवीएम को चूज करेंगे ताकि हम ये देखेंगे कि उसमें क्या एक्यूरेसी आ रही है, और हम देखेंगे 1-2 मॉडल्स असेंबल टेक्निक्स के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो हम सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंजेस निकालते हैं। तो ये है हमारी इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो कि हमने पहले यहाँ पे अपने आउटलायर को आइडेंटिफाई किया था। ये हमारे सारे आउटलायर्स थे फीचर के। तो अब हम इंटरक्वार्टाइल रेंज हमने प्रिंट कर लिए हैं, और अब यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं अपने आउटलायर्स को। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज का 1.5 टाइम्स अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल में माइनस करें, तो जो भी उससे कम की वैल्यू होगी वो सारी की सारी हम डाल रहे हैं अपने डेटा फ्रेम में। और जो थर्ड क्वार्टाइल से ऐड ऑन करें, हम इंटर क्वार्टाइल को 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करें, और उससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ होंगी वो होगी हमारी अगेन डेटा फ्रेम के अंदर हम डाल रहे हैं। और इसकी फिर हम शेप चेक कर रहे हैं। तो पहले थी हमारी 569 रोज करके कुछ, और अब है 482। तो बेसिकली हमारी क्या हुई है, रोज नंबर ऑफ रोज डिक्रीज हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे टारगेट पे क्या असर पड़ा है। तो ये जो हमारा टारगेट है, टारगेट पहले था 212, अब हो गया है 176। तो पहले ही हमारा मैलिग्नेंट का कम था ऑलरेडी, और ये जो हमने आउटलायर्स रिमूव किए इसके अंदर ऑलरेडी ये और ज्यादा कम हो गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओवर सैम्पलिंग कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज ये लीड करेगा इम्बैलेंस डेटा सेट को। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना स्मोट टोमैक, और यहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं काउंटर को कलेक्शन से, और IMB लर्न से हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्मोट टोमैक को, जो हमें यूज करना है ओवर सैम्पलिंग के लिए। तो हम अपने x को अलग कर रहे हैं, y को अलग कर रहे हैं। x में हमारे सारे फीचर्स हैं और y हमारा है, y में टारगेट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने स्मोट टोमैक को कॉल कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको फिट कर रहे हैं। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारा फिटिंग करने से पहले, यानी कि ओवर सैम्पलिंग करने से पहले टारगेट क्या था। तो 176 था मैलिग्नेंट और 306 था बेनाइन। और फिट करने के बाद क्या है, तो इसको रन करते हैं। यहां पे हमारा आ रहा है स्मोट टोमैक इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम स्मोट टोमैक को करते हैं रन, और उसके बाद हम करते हैं इसको रन। तो यहां पे ये पहले था 176 मैलिग्नेंट, अब है 226। तो ये बिल्कुल अमेजिंग है कि ये जो हमारा 226 है, अब ये ऑलरेडी इसके करीब आ चुका है। यानी कि अब ये जो हमारा है ये परफेक्टली बैलेंस डेटा सेट हो चुका है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे फीचर सिलेक्शन। अब फीचर सिलेक्शन के लिए
हमें क्या करना होता है, या तो हम कोरिलेशन जो हमने हीट मैप यूज किया था वहां से भी हम अपने फीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फिगर था, तो हम यूज़ कर रहे हैं लासो। और लासो हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए फीचर्स को सेलेक्ट करेगा। लेकिन रियल टाइम सिनेरियोज में हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं डोमेन एक्सपर्टीज, वो हमें बताते हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट अस सपोज लासो ने कोई ऐसा फीचर को रिमूव कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट था, बट हमारे मॉडल ने वो रिमूव कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डोमेन एक्सपर्टीज वो कहता है कि नहीं, ये जो फीचर है वो इंपॉर्टेंट है और ये हमारे मॉडल को लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये डोमेन एक्सपर्टीज की नीड होती है फीचर सिलेक्शन में। लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास कोई भी डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम जा रहे हैं लासो के साथ। इसको हम रन करते हैं और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं अपने फीचर्स को इसके अंदर, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इसने फीचर्स को सेलेक्ट किया है। तो जहां पे भी ये ट्रू वैल्यूज लिखी आ रही है, इसका मतलब इसने उस फीचर को सेलेक्ट किया है। तो हमें ट्रू फॉल्स से तो हमें समझ में आ नहीं रहा, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स उसने सेलेक्ट किए हैं इस मॉडल डॉट गेट सपोर्ट में से। तो उन फीचर्स को हम निकाल लेते हैं। तो ये वो फीचर्स हैं और इन फीचर्स को हम प्रिंट करते हैं, इनकी लेंथ। तो टोटल 10 फीचर्स सेलेक्ट हुए हैं। वर्स्ट कनकेव पॉइंट्स, वर्स्ट सिमेट्री, एरिया एरर, ये सारे 10 फीचर्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। और जो पहले हमारे पास फीचर्स थे वो थे 30। तो 30 में से इसने फीचर्स सेलेक्ट किए हैं 10, बाकी जो 20 फीचर्स थे उनको इसने कर दिया है रिमूव। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने इस फीचर्स को डाल रहे हैं एक्स में, क्योंकि पहले एक्स में जो फीचर्स हैं वो हैं अभी 30। तो अब हो गए हैं इसमें 10 फीचर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, और ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट इसी ऑर्डर में वैल्यूज भेजता है। यानी यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल लिखें और उसका कोई भी नेम लिखे, यहाँ पे अगर मैं ए भी लिख दूं एक्स ट्रेन की जगह, तो भी उस ए के अंदर एक्स ट्रेन की वैल्यू आएगी। यानी कि ये जो ऑर्डर हमने लिखा यही ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी ऑर्डर में यहाँ पे हमें ये जो वेरिएबल्स हैं ये लिखने होंगे। इसको करते हैं रन, और उसके बाद हम करते हैं फीचर स्केलिंग। अब हम फीचर स्केलिंग क्यों कर रहे हैं, अगर हम असेंबल टेक्निक्स का कोई एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एडा बूस्ट या फिर एक्सजी बूस्ट या फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग, तो हमें जरूरत नहीं है फीचर स्केलिंग की, क्योंकि हमारा जो असेंबल टेक्निक्स है वो हमारे वर्क करते हैं डिसीजन ट्रीज पे। लेकिन फीचर स्केलिंग की हमें यहाँ पे क्यों जरूरत है, क्योंकि हम अपना एक मॉडल ले रहे हैं एसवीएम। तो एसवीएम जो वर्क करता है वो वर्क करता है डिस्टेंस पे, तो वहां पे हमें फीचर स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, sklearn डॉट प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इसके बाद इसको करते हैं रन। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को और एक्यूरेसी स्कोर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और उसके बाद हम करते हैं अपना मॉडल क्रिएट। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला था हम एक मॉडल यूज करेंगे एसवीएम, तो सबसे पहले हम sklearn डॉट एसवीएम से एसवीसी को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। और उसके बाद हम इस एसवीसी क्लासीफायर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसको फिट एंड ट्रेन कर रहे हैं, और उसके बाद हम वाई प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं, और वाई प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट हम चेक कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, और इसको करते हैं हम रन, और देखते हैं हमें क्या एक्यूरेसी मिलती है। तो हमें एक्यूरेसी मिल रही है अराउंड 92% एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक ठाक एक्यूरेसी है, पर बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। बट ये भी एक्यूरेसी सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है। अगर हम अपनी सिचुएशन की बात करें तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर 92% एक्यूरेसी है तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, ये बहुत ही बेकार एक्यूरेसी है। बिकॉज यहाँ पे हम अपना कैंसर की बात कर रहे हैं। कैंसर बहुत ही डेंजरस डिसीज है, और यहाँ पे गलत डिसीजन लेने का मतलब उसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को यूज कर रहे हैं। तो असेंबल टेक्निक से, यानी कि sklearn डॉट असेंबल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को, और हम एन एस्टिमेटर्स रख रहे हैं 20 और क्राइटेरियन रख रहे हैं एंट्रोपी, बिकॉज ये हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें क्लासीफाई करने हैं। और उसके बाद हम एक रैंडम स्टेट सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 51 ही लिखें। उसके बाद हम कर रहे हैं अपने डेटा को फिट, और उसके बाद हम निकाल रहे हैं वाई प्रेड, और उसके बाद हम निकाल रहे हैं एक्यूरेसी।
तो हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, हमें क्या मिल रही है। यहाँ पे हमें एक्यूरेसी मिल रही है 96%, जो कि है बेटर देन एसवीएम। और ये बेटर देन एसवीएम क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा डेटा था जब हमने एनालाइज किया था तो वो लीनियर सेपरेबल नहीं था, और इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल रही एसवीएम के साथ। तो अब हम चलते हैं XGBoost के साथ। तो अगेन XGBoost से हम इंपोर्ट कर रहे हैं XGBoost क्लासीफायर, और अगेन हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिट एंड ट्रेन कर रहे हैं, और वाइपरेड निकाल रहे हैं, और उसके बाद एक्यूरेसी को प्रिंट कर रहे हैं। और एक्यूरेसी देखते हैं यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी आ रही है 98% आ रही है, अगेन जो कि है बेटर देन रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं, हम प्रिंट करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को कि बेसिकली हमारा प्रिसीजन क्या है। तो ये है हमारा प्रिसीजन भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है 1 के लिए भी और 0 के लिए भी, और रिकॉल भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है 1 के लिए भी और मैलिग्नेंट के लिए भी, बेनाइन के लिए भी, और F1 स्कोर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो अब हम चेक करते हैं अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारे 1 और ये है 1 अगेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ये जो हमारे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव है, वो उनकी वैल्यूज क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। सिर्फ एक फॉल्स नेगेटिव है, एक फॉल्स पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारी ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव की ये वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी थी वो मिल रही थी XGBoost के साथ। तो XGBoost में हमें एक्यूरेसी मिल रही थी 98%। तो हम क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं XGBoost के साथ। तो ये है हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के कुछ पैरामीटर्स हमने लिए हैं, लर्निंग रेट, मैक्स डेप्थ, मीन चाइल्ड वेट, गामा एंड कॉल सैंपल बाय ट्री। इसमें हमने ये वैल्यूज डाली हैं लिस्ट के अंदर, और इसको हम करते हैं रन। उसके बाद हम ये रैंडमाइज सर्च यूज कर रहे हैं, और हम ग्रिड सर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड सर्च जो है वो स्लो होता है रैंडम सर्च से, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रैंडम सर्च, बिकॉज ये फास्ट होता है ग्रिड सर्च से। तो अगेन यहाँ पे हमने ग्रिड रैंडम सर्च का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके बाद इसको फिट किया है। तो इसको हम रन करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बेस्ट पैरामीटर देखेंगे कि हमारे बेसिकली बेस्ट पैरामीटर्स कौन से हैं। और इसी रैंडम सर्च में एक पैरामीटर है बेस्ट एस्टिमेटर। तो अगर हम इस बेस्ट एस्टिमेटर मेथड को यूज करेंगे तो हमें जो भी हमारे इसके अंदर से बेस्ट पैरामीटर्स सेलेक्ट हुए हैं, बेस्ट पैरामीटर्स की ये जो वैल्यूज हैं वो सेलेक्ट हुई हैं, वो हमें मिल जाएगी। तो हम करते हैं इसको रन। तो हमें मिला है कॉल सैंपल ये, गामा की वैल्यू ये, लर्निंग रेट ये, मैक्स डेप्थ ये, और मिनिमम चाइल्ड वेट ये। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसको करते हैं कॉपी, और यहां पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। और अब इसको हम करते हैं रन, और अब हम चेक करते हैं अपनी एक्यूरेसी। तो हम जैसे कि यहां देख सकते हैं, बिफोर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो हमारी एक्यूरेसी थी वो थी अराउंड 98%। आफ्टर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हमारी एक्यूरेसी आ रही है 99%। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। जस्ट हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के बाद जो हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। पहले 98 थी, अब 99 हो गई है। तो अब हम अपनी रिपोर्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि 98%, और प्रिसीजन तो अब 1 पे पहुंच गया है, जो कि उसमें सिर्फ 98 था। यहाँ पे 98%, ये 1 प्रेडिक्ट कर रहा है। F1 स्कोर 99% पे पहुंच चुका है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है वहाँ पे 1 था, और यहाँ पे अब 0 आ गया है। तो बेसिकली हमारा टारगेट होता है इनको रिड्यूस करना, इनको मिनिमम करना, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है, जो हमें एक्यूरेसी मिलती है, इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे sklearn.model सिलेक्शन से इंपोर्ट कर रहा हूं क्रॉस वैल स्कोर को, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन का, और उसके बाद हम CV रख रहे हैं 10, और उसके बाद हम रख रहे हैं XGB क्लासीफायर पैरा, यानी कि जो हमारा पैरामीटर का क्लासीफायर था, ये रहा क्लासीफायर, यही सेम जिससे हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है 99%, वही हम क्लासीफायर डाल रहे हैं यहाँ पे, और X में X ट्रेन दे रहे हैं, Y में Y ट्रेन दे रहे हैं, CV की वैल्यू दे रहे हैं 10। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी XGBoost मॉडल की एक्यूरेसी है वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं,
और उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं एवरेज एक्यूरेसी। तो इसको करते हैं रन। तो ये है हमारी एवरेज एक्यूरेसी। तो क्या है, बेसिकली मीन एक्यूरेसी ऑफ XGBoost मॉडल, यानी जो मीन एक्यूरेसी है वो आ रही है हमारी 97.3%। तो ये जो एक्यूरेसी है हमारी मॉडल की वो आ रही है 97%, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्यूरेसी है। और ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट एक्यूरेसी है, हम इससे भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी एक्यूरेसी हम इंक्रीज कर सकते हैं, 98 पे जा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, हमने डिस्कस किया कि हम क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी अप्रोचेस क्या होंगी। इसके अंदर हमने डिस्कस किया आउटलायर्स के बारे में, ओवर सैम्पलिंग के बारे में, फीचर स्केलिंग के बारे में, और फिर एट द एंड मॉडल सिलेक्शन के बारे में। तो ये था सब कुछ इस ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। इस गिटहब का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।